रीबर्थ फॉर माई हार्टलेस रिवेंज एपिसोड 8। अर्थ के फार्म हाउस में अर्थ अभी अपने चेहरे को अपने हाथों से फेर कर बोला, सब कुछ बिखर गया और 2 महीने पहले तक सब वैसे ही बिखरा पड़ा था, पर तभी मेरी बेटी मेरी लाइफ में आई और उसने सब कुछ चेंज कर दिया। अभी सिद्धि बहुत गौर से अर्थ की तरफ देख रही थी, उसका एक एक शब्द ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही अर्थ को नेत्रा का ख्याल आया, उसके होठों पर बहुत छोटी सी स्माइल आई और वो बोला, नेत्रा की वजह से मैं 5 सालों बाद हॉस्पिटल आया, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड रुद्र वापस मिला और अभी देखो तुम खुद भी मेरे आगे खड़ी हो, जो एक वक्त पर मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। अर्थ ने सिद्धि की तरफ देखा और पलक झपकते ही उसने सिद्धि को बेड के किनारे पर लिटा दिया। अभी अर्थ का हाथ सिद्धि के गले पर था और वो खुद भी सिद्धि के ऊपर झुका हुआ था। दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के काफी करीब थे, जिस वजह से सिद्धि को अपने चेहरे पर अर्थ की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अर्थ सिद्धि की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरे साथ ये जो कुछ भी किया है ना सिद्धि, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और उस दिन तुमने मुझे वुमनाइजर बनाया था, तो आज मैं खुद तुम्हें अपने मुंह से ये बात बताता हूँ कि उस दिन तो नहीं, पर हाँ उसके बाद मैं वो बन गया। तुम्हारी नफरत ने मुझे वुमनाइजर बना ही दिया और मैं ये बात तुमसे छिपाऊंगा नहीं कि मैं 2 महीने पहले तक रोज लड़कियों के साथ खेलता था, क्योंकि उससे ही मेरे जख्मी दिल को सुकून मिलता था। पर आज अगर मुझसे पूछोगी कि मेरा सुकून कौन है, तो मेरे मुंह से बस एक ही नाम निकलेगा और वो है मेरी बेटी नेत्रा, जिस दिल को तुम तोड़कर गई थी ना सिद्धि, उस टूटे हुए दिल को उसने जोड़ा और मैंने अपनी बेटी के खातिर मेरा वो शौक छोड़ दिया जो तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा था। सिद्धि की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर शायद उसके आंसू अर्थ के पत्थर दिल को पिघलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अर्थ अपनी ठंडी आवाज में सिद्धि से बोला, मेरे लिए अभी इस वक्त कोई अगर सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है नेत्रा। उसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की ले भी सकता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए हर वो चीज करूंगा जो मुझे करनी होगी, और तुम्हें पता है वो भी मुझसे बहुत अटैच हैं। सिद्धि ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अर्थ की आंखों में देखकर अपनी आंखों को ब्लिंक किया। अचानक से अर्थ के दिमाग में कुछ आया और वो सिद्धि के ऊपर से हटते हुए बोला, अच्छा तुम्हें एक चांस चाहिए ना। अर्थ की इस बात ने सिद्धि के दिल में एक उम्मीद की किरण जगाई और उसने खुद भी अपनी जगह पर से उठकर बेड पर सीधे बैठते हुए अपना सिर हिला दिया। अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो इसका डिसीजन भी हम मेरी बेटी पर ही छोड़ते हैं। सिद्धि ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, कैसे? अर्थ सिद्धि की तरफ देखकर अपनी रूड और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, तुम खुद उसे अपना सच बताओगी और ये भी बताओगी कि तुमने पास्ट में मुझे क्यों छोड़ा था। तुम्हारी बात सुनने के बाद उसका जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, फिर वो चाहे तुमसे नफरत ही क्यों ना करने लगे। सिद्धि शॉक्ड होकर बोली, वो काफी छोटी है अर्थ, वो नहीं समझेगी अंडस को। अचानक से अर्थ सिद्धि की बात को काटते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि वो छोटी है तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं समझेगा, पर वो बच्ची जिस हाल में थी ना, उसने उस छोटी सी जान को बहुत कुछ सिखा दिया है। भले ही उसे ये सब समझ ना आए, पर वो कभी गलत फैसला नहीं लेगी। वो खुद एक गलत फैसले की सजा भुगत चुकी है, तो वो फिर से किसी के साथ गलत नहीं होने देगी, फिर वो चाहे उसका अपना हो या पराया। आर मैंशन में इस वक्त रुद्रांश नेत्रा के साथ उसके रूम में था और उसको वेजिटेबल सूप पिला रहा था, जो नेत्रा अपना गंदा सा मुंह बनाकर चुपचाप पी रही थी, क्योंकि रुद्रांश ने उसे धमकी जो दी थी। नेत्रा अपना सिर इधर से उधर हिलाकर अपना सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोला, मॉन्स्टर बस हो गया, मुझे और नहीं पीना। ये सुनकर रुद्रांश नेत्रा को अपनी सर्द नजरों से देखकर बोला, बेटू अभी ये आधा भी खत्म नहीं हुआ है, और अभी अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं सच में तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। नेत्रा की आंखें फिर से बड़ी बड़ी हो गई और वो झट से बोली, नहीं नहीं, मैं पी रही हूं ना। जहां रुद्रांश नेत्रा को सूप पिला रहा था, वही नेत्रा रुद्रांश को घूरकर अपने मन में बोली, आप मुझे एक बार डैड के पास जाने दो, फिर देखो कैसे मैं आपकी शिकायत डैड से करती हूँ, फिर वो आपको सबक सिखाएंगे अच्छे से। रुद्रांश ने नेत्रा को सूप पिलाया, पर जब एक लास्ट सिप बचा था तभी गलती से वो सूप नेत्रा के होठों के किनारे से होकर नीचे उसके गले तक आया। सूप ठंडा हो चुका था, जिस वजह से नेत्रा को उसकी चमड़ी पर जलन महसूस तो नहीं हुई, पर अभी उससे चिपचिप लग रहा था। जब रुद्रांश ने देखा, उसकी आंखों में कुछ अजीब से जज्बात नजर आने लगे और उसने वो सूप का बाउल अलग रखा और नेत्रा की तरफ झुका।
रुद्रांश ने अपनी एक उंगली से नेत्रा के चिन्ह को ऊपर किया, जिसके बाद उसे नेत्रा के गले का पूरा व्यू दिखने लगा। नेत्रा पूरी तरह से कंफ्यूज थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया कि रुद्रांश क्या कर रहा था, और इससे पहले वो रुद्रांश से कुछ पूछती, उसे अपने गले पर रुद्रांश के गर्म होठों की छुअन महसूस हुई, जिस वजह से नेत्रा की पूरी बॉडी सिहर गई। रुद्रांश का टच नेत्रा को अंदर से पिघला रहा था और अभी उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। रुद्रांश नेत्रा के गले पर आए उस सूप को टेस्ट करने लगा और रुद्रांश की ये हरकत नेत्रा के अंदर खलबली मचा रही थी, जिस वजह से उसने अपने दोनों मुट्ठियों में बेडशीट भींच ली। और जब रुद्रांश ने नेत्रा को ऐसा करते हुए देखा, उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। रुद्रांश ने अभी नेत्रा के गले को अपने किस से भर दिया था और उसके गले पर अपना मार्क छोड़ने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और उसने नेत्रा के गले को छोड़ा। रुद्रांश ने देखा कि नेत्रा अपनी आंखों को कसके बंद करके वहां बैठी थी। रुद्रांश ने अपने होंठ नेत्रा के कान के पास लाए, जिस वजह से उसके होंठ नेत्रा के कान से टच होने लगे और रुद्रांश अपनी गहरी आवाज में बोला, अब से जब भी मैं तुम्हें प्यार करना चाहूंगा, मुझे तुम्हारी आंखें खुली चाहिए बेबी, वरना मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरा पर्सनल गुलाब जामुन हो। रुद्रांश की इस बात ने नेत्रा के होठों का प्यारा सा ओ बना दिया, जिसे देखकर रुद्रांश को खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी नॉटी स्माइल के साथ बोला, वैसे बेटू तुमने आंखें बंद क्यों की थी, कुछ हो रहा था क्या? ये सुनकर नेत्रा ने मासूमियत में अपना सिर हिला दिया और बोली, हाँ। अभी रुद्रांश के होठों पर उसकी डेविल स्माइल आई और उसने नेत्रा से पूछा, क्या हो रहा था? यू नो ना कि आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। आफ्टर ऑल मैं आपका मॉन्स्टर और डॉग दोनों हूँ और मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है तुम्हारा ख्याल रखना। बताओ क्या हो रहा था? रुद्रांश की बात सुनकर बेचारी नेत्रा परेशान होकर सोचने लगी, कैसे बोलूं मैं इनको, कहीं ये मुझे अजीब ना समझ ले। नेत्रा को चुप देखकर रुद्रांश ने अपनी भौहों को चढ़ाकर पूछा, टमी में गुदगुदी हो रही थी। रुद्रांश के इस सवाल से नेत्रा का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हो, आपको कैसे पता मॉन्स्टर? अभी रुद्रांश अपने शरारत भरे अंदाज में बोला, मतलब यही हो रहा था। नेत्रा ने रुद्रांश की बात को इग्नोर किया और अपना मुंह फुलाकर बोली, आप बात घुमाओ मत और बोलो कि आपको कैसे पता, क्या आपके टमी में भी गुदगुदी हो रही थी? नेत्रा के इस सवाल के बाद रुद्रांश अपनी इंटेंस नजरों से नेत्रा को देखकर सोचने लगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे कहाँ क्या हो रहा था? अगर मैंने कुछ बोल दिया तो कहीं तुम शॉक्ड होकर भाग ना जाओ बेबी। रुद्रांश नेत्रा को अपना एक लुक देकर बोला, मुझे पता है क्योंकि आई एम डॉक्टर। नेत्रा अपनी गर्दन हिलाकर बोली, नो यू आर मॉन्स्टर डॉक्टर, बहुत स्ट्रिक्ट वाले। इस पर रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गई और वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, अच्छा पहले मैं मॉन्स्टर था और अभी मॉन्स्टर से मॉन्स्टर डॉक्टर बन गया, अभी दिखाता हूँ कि ये मॉन्स्टर डॉक्टर क्या कर सकता है। वैसे रुद्रांश की ठंडी आवाज सुनकर नेत्रा डर गई, पर फिर भी वो अपना पाउट बनाकर बोली, आप क्या करोगे इसको? नेत्रा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई क्योंकि रुद्रांश ने नेत्रा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। नेत्रा के लिए ये सब कुछ नया था और रुद्रांश की किस ने नेत्रा की बॉडी में एक कट सा फैला दिया था। रुद्रांश ने नेत्रा को अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से वो सीधे रुद्रांश की गोद में आकर बैठी और रुद्रांश ने नेत्रा की खुली कमर को पिंच किया, जिससे नेत्रा के मुंह से हल्की सी आ निकली और रुद्रांश मौके का फायदा उठाते हुए उस किस को और ज्यादा डीप करने लगा। रुद्रांश के हाथ नेत्रा की कमर को सहला रहे थे और वो खुद अपनी दुनिया में पूरी तरह से खोया हुआ था, पर अभी नेत्रा का हाल बुरा हो चुका था। नेत्रा को ठीक से सांस नहीं आ रही थी और रुद्रांश था कि नेत्रा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से नेत्रा को अभी सच में काफी दिक्कत होने लगी। जब रुद्रांश ने देखा कि नेत्रा किसी भी समय बेहोश हो सकती है, उसने नेत्रा के होठों को छोड़ा और नेत्रा सांस लेने के लिए तड़पने लगी। रुद्रांश ने नेत्रा के सिर को अपने सीने पर रखा और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, बेटू ब्रेथ, देखो मैंने पकड़ रखा है आपको एंड यू आर गोइंग टू बी ओके। नेत्रा लंबी लंबी सांसें भर रही थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रुद्रांश बहुत देर तक नेत्रा को किस करता रहा, जिस वजह से नेत्रा की सांस उखड़ गई थी और ये नेत्रा के साथ फर्स्ट टाइम हुआ था
जिस वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी, पर रुद्रांश बड़े प्यार से उसे संभाल रहा था, जिससे नेत्रा को थोड़ी राहत मिली और उसने अपनी नन्ही मुट्ठियों में रुद्रांश की शर्ट को पकड़ लिया। हॉस्पिटल में अध्यम उस लड़की को एंजल्स वर्ल्ड हॉस्पिटल में लेकर आया था, जो रुद्रांश और अर्थ का था। आज यहाँ ना तो रुद्रांश था और ना ही अर्थ, तो दूसरे सीनियर डॉक्टर उस लड़की को चेक कर रहे थे। अभी अध्यम बाहर वेट कर रहा था, पर उसका ध्यान फोन में ही था कि तभी रूम से डॉक्टर बाहर आए और अध्यम की तरफ देखकर बोले, अध्यम सर। उनकी आवाज सुनते ही अध्यम ने फोन अपनी पॉकेट में रखा और डॉक्टर से बोला, हाँ, वो लड़की अभी कैसी है और उसे होश कब तक आएगा? इस पर डॉक्टर ने उसे बताया, उसे 1 घंटे में होश आ जाएगा सर, और उसके सिर पर कोई भारी चीज लगी है। हाँ, मुझे उसके पॉकेट में ये लॉकेट मिला। लॉकेट की बात सुनकर अध्यम अलर्ट होते हुए बोला, शो मी। उन्होंने अध्यम को वो लॉकेट दिया और जब अध्यम ने वो लॉकेट देखा, उसकी आंखें शॉक्ड की वजह से बाहर ही आ गई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये अंडरस्को, ये नहीं हो सकता। अध्यम अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उस डॉक्टर से बोला, आर यू श्योर कि ये लॉकेट उस लड़की का ही है? वो अपना सिर हाँ में हिलाकर बोले, हाँ सर, नर्स को कपड़े चेंज करते वक्त उसकी पॉकेट में मिला। अध्यम अपनी सर्द आवाज में बोला, ओके, यू कैन लिव नाउ। वो डॉक्टर वहां से चले गए और अध्यम गौर से उस लॉकेट को देखने लगा। अगले ही पल अध्यम ने उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कुछ इस तरह जकड़ लिया कि उस लॉकेट की वजह से अध्यम की मुट्ठी से खून बहने लगा, पर अध्यम को दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और न ही उसके माथे पर दर्द से कोई शिकंद आई थी। हाँ, उसकी आंखों में अभी एक आग सी जलने लगी और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। रायचंद विला, राजवीर और महिमा का रूम। राजवीर और महिमा साथ में सोफे पर बैठे थे, जहां राजवीर के चेहरे पर काफी चिंता नजर आ रही थी। तभी महिमा राजवीर का हाथ पकड़कर बोली, वीर, तुम्हें सब बता देना चाहिए था अर्थ को, और वैसे भी अभी अर्थ के पास पावर है और उसकी पावर के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। राजवीर महिमा के कंधों को थोड़ा जोर से पकड़कर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान होगा माही? कल मैंने अपने हाथों से अखिल को मारा, जो मेरे उस सौतेले बाप का एकलौता बेटा था। अभी वो पूरी तरह से जंगली जानवर बन गया होगा, जो किसी भी कीमत पर मेरी बेटी से उसके बेटे के मौत का बदला लेना चाहता होगा। और ऐसे में अगर मैंने ये बात दुनिया के आगे लाई कि नेत्रा मेरी और तुम्हारी, मतलब हमारी बेटी है, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी तो महिमा को भी गुस्सा आने लगा और वो गुस्सा उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। आखिर में महिमा राजवीर के आगे हार कर रोते हुए बोली, पर उसके दिल पर इस वक्त जो बीत रही है उसका क्या वीर? नेत्रा को ऐसे देखकर मेरा अर्थ टूट रहा है और मैं अपने बच्चों को ऐसे टूटते हुए कैसे देखूं? मुझसे नहीं हो रहा वीर, मुझसे सच में नहीं हो रहा है। महिमा को ऐसे देखकर राजवीर को गिल्ट होने लगा और उसने महिमा को अपनी बाहों में लिया और बोला, जान, हमें ये करना होगा, बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद मैं खुद अर्थ और नेत्रा को पूरी सच्चाई बता दूंगा। महिमा राजवीर की तरफ देखकर बोली, कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए और हमसे हमारी खुशियां, हमारी नेत्रा फिर से ना छीन जाए। राजवीर ने महिमा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछकर बोला, इस बार ये गुनाह कोई नहीं कर पाएगा माही। मैं हमारी उस ब्लेसिंग को हमसे कभी दूर नहीं जाने दूंगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अर्थ के फार्म हाउस में सिद्धि अपनी डरी हुई आवाज में बोली, मुझे डर लग रहा है अर्थ, अगर नेत्रा ने मुझे माफ नहीं किया तो क्या आप भी मुझे कभी माफ नहीं करोगे? अर्थ सिद्धि की तरफ बिना देखे ही बोला, नहीं, अभी तुम्हारा फैसला मैं नहीं, सिर्फ मेरी बेटी करेगी। उसे पहले ही जिंदगी बहुत कुछ दिखा चुकी है और ऐसे में मैं उसे किसी भी अंधेरे में रखकर मुझ पर उसके ट्रस्ट को खोना नहीं चाहता। अर्थ की इस बात पर सिद्धि अर्थ की तरफ देखकर बोली, आप सच में नेत्रा के लिए बेस्ट डैड, अपने भाइयों के लिए बेस्ट ब्रदर, पेरेंट्स के लिए एक बेस्ट सन और अंश सर के लिए बेस्ट फ्रेंड हो। अर्थ सिद्धि की तरफ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट हस्बैंड भी साबित होता, पर तुमने मेरी वाइफ कहलाने का वो हक कब का खो दिया। अभी हमारे बीच पहले की तरह वो सोल कनेक्शन नहीं, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है। तुम सिर्फ मेरी जरूरत हो, जो पूरी होते ही किसी काम की नहीं रहती। अर्थ की बातें सिद्धि को सुई की तरह चुभ रही थी और इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर अर्थ अपनी ठंडी आवाज में बोला,
अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुमने खुद अपने हाथ से एक गलत फहमी के चलते अपना रिश्ता खराब कर दिया, और ये अभी सुधरेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। भोलेनाथ की मर्जी से अगर ये सुधर भी गया तो शायद उसमें तुम्हें वो पहले वाला अर्थ कभी नहीं मिलेगा। अर्थ की इस बात पर सिद्धि अर्थ की तरफ देखकर सोचने लगी। आई डोंट केयर कि मुझे अपना रिश्ता सुधारने के लिए क्या करना पड़े, पर मैं अपना ये बिखरा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। अर्थ शाम का वक्त आर मेंशन में रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, लेट्स गो बेटू। इस पर नेत्रा अपनी आंखों को छोटा करके बोली, कहाँ जाना है हमें मॉन्स्टर? रुद्रांश नेत्रा का हाथ पकड़कर बोला, रायचंद विला। देखो शाम हो गई है और तुम्हारे डैड ने बोला था कि मैं तुम्हें उनके पास छोड़ दूं। नेत्रा अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोला, पहले आप बताओ कि नाजायज मतलब क्या होता है? रुद्रांश नेत्रा को समझाकर मनाने की कोशिश करते हुए बोला, नेत्रा मैंने कहा ना कि मैं बाद में बताऊंगा अंडस को। अभी नेत्रा खुद भी चिढ़कर बोली, नहीं पहले बताओ। उसकी जिद देखकर रुद्रांश अपने चेहरे को अपने हाथों से रब करके सोचने लगा, ये ऐसे नहीं मानेगी। अर्थ की बहन अंडस को नो बेटी है ना तो अपने बाप की तरह जिद्दी होगी। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, ठीक है, नाजायज मतलब स्पेशल होता है। रुद्रांश से ये सुनने के बाद नेत्रा कुछ पल उसकी तरफ ही देखने लगी और फिर अपना उतरा हुआ मुंह बनाकर बोली, मैं आपको क्या 2 साल की दूध पीती हुई बच्ची दिख रही हूँ जो आप मुझे बुद्धू बना रहे हो? रुद्रांश बस नेत्रा की तरफ देखने लगा और नेत्रा बोली, आई नो कि ये कोई स्पेशल नहीं होता पर सबसे गंदा होता है, तभी तो लोग नाजायज को अजीब नजरों से देखते हैं। नेत्रा की इस बात ने रुद्रांश के दिल पर जैसे कोई घाव बना दिया था और वो नेत्रा के हाथ को अपने हाथों में लेकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, ओके, मैं आपको उसका सही मीनिंग बता रहा हूँ, पर आप खुद को किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करोगे, प्रॉमिस मी? नेत्रा बस अपनी पलकों को झपका कर बोली, इट्स डिपेंड्स ऑन यू मॉन्स्टर। रुद्रांश ने नेत्रा को अपने करीब किया और बोला, बेटू नाजायज मतलब अंडस को कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? नेत्रा बस उसकी तरफ ही देखने लगी। वही रुद्रांश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका मीनिंग मासूम नेत्रा को कैसे एक्सप्लेन करे, पर वो खुद जानता था कि उसे ये करना ही था, क्योंकि उसके बिना तो नेत्रा उसे नहीं छोड़ती। रुद्रांश ने एक लंबी सांस भरी और नेत्रा से बोला, तुम्हारे डैडा महिमा माँ से शादी के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए और वो थी तुम्हारी मॉम, उन दोनों के करीब आने से तुम हुई अंडस को। नेत्रा रुद्रांश की बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मतलब अगर मैं मम्मा की रियल डॉटर होती तो मैं नाजायज नहीं होती, पर डैडा मम्मा से शादी के बाद मॉम के क्लोज आए, जिससे मैं भी आई और इसी वजह से मैं नाजायज हूँ, मैं इलीगल चाइल्ड हूँ। डैडा मुझे नहीं चाहते थे पर मैं जबरदस्ती से आई। जब नेत्रा ने रुद्रांश को चुप देखा, वो उस पर चीखते हुए बोली, आप चुप क्यों हो? बोलो ना कि मैं उनकी इलीगल चाइल्ड हूँ। रुद्रांश नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थाम कर बोला, बेबी अंडस को। नेत्रा रुद्रांश के हाथों को अपने गालों पर से हटाकर अपनी शौक भरी आवाज में बोली, इसी वजह से सब मुझे गलत नजरों से देखते हैं और डैडा मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए सब मुझे पाप बोलते हैं, मैंने पैदा होकर गलती कर दी। नेत्रा की बात सुनकर रुद्रांश बोला, बेबी क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास मैं हूँ, अर्थ है, तुम पाप नहीं हो बच्चा। नेत्रा अपनी आंसू भरी आंखों से रुद्रांश को देखकर बोली, पर पहले आप लोग भी मुझसे नफरत करते थे, मैंने क्या गलती की थी जो मुझे ऐसे उसकी सजा मिल रही है मॉन्स्टर? अचानक से नेत्रा ने रुद्रांश के हाथ को पकड़ लिया, जो अभी हल्का सा ठंडा पड़ चुका था, और वो सिसकते हुए बोली, अंडस को मुझे डैड चाहिए, उनको बुलाओ। रुद्रांश नेत्रा के हाथ पर छोटे छोटे सर्कल बनाकर बोला, ओके चलो हम घर चलते हैं। नेत्रा ने तेजी से अपना सिर हिला दिया और अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, मैं मेरी एग्जिस्टेंस का सच जानने के बाद मम्मा को फेस कैसे करूंगी? मेरी मॉम ने उनकी लाइफ बर्बाद करी, तो मैं उनके आगे किस मुंह से जाऊं? मुझे अभी तक कुछ पता नहीं था, पर ये सच जानने के बाद मुझमें उनके आगे जाकर उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। मुझे वहां नहीं जाना, मुझे द अंडस को डैड चाहिए मॉन्स्टर। रुद्रांश ने जब नेत्रा को डर से सहमते हुए देखा, वो नेत्रा को अपने सीने से लगाकर बोला, बेटू मैं आपके डैड को यही बुला रहा हूँ, आप पैनिक नहीं करना।
रुद्रांश नेत्रा से ये बोल रहा था पर नेत्रा ने सिर्फ डैड डैड की रट लगाई थी। रुद्रांश नीचे उसके सीने से लिपटी नेत्रा से बोला, बेटू आप मेरी बात सुन रहे हो? अभी नेत्रा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, जिसे समझकर रुद्रांश खुद से बोला, हे महाकाल, शी इज कम्प्लीटली ब्लैंक एंड इट्स नॉट गुड। रुद्रांश ने अपने एक हाथ से नेत्रा को संभाला और दूसरे हाथ से उसके फोन में अर्थ का नंबर मिलाया। फार्म हाउस में अर्थ उसके पेट के बल सोया था और उसका आधा वेट आध्या की बॉडी पर था, जिसे उसने हक किया था। अर्थ की वजह से आध्या की बॉडी तो छुप गई थी पर अर्थ की खुली पीठ आगे नजर आ रही थी। उनके कमरे का हुलिया ही बता रहा था कि यहाँ कैसा भूकंप आया था। अर्थ नींद में था पर उसके फोन की रिंगटोन ने उसकी नींद खराब कर दी, जिस वजह से वो कसमसाने लगा और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली। अर्थ की नज़र सबसे पहले आध्या पर पड़ी, जो खुद फोन की आवाज़ सुनकर जाग चुकी थी। अर्थ ने बिना अपना आईलॉक ब्रेक किए साइड टेबल पर पड़ा उसका फ़ोन उठाया और इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उसे दूसरी तरफ से रुद्रांश की आवाज़ सुनाई दी, हेलो अर्थ। अर्थ आध्या के और करीब आया और फ़ोन पर बोला, हम बोल। रुद्रांश ने अपनी चिंता भरी आवाज़ में पूछा, कहाँ है तू अभी? रुद्रांश के इस सवाल ने अर्थ को थोड़ा चौकन्ना किया और अर्थ बेड पर ठीक से बैठते हुए बोला, फार्म हाउस पर हूँ। क्यों, क्या हुआ और तू इतना वरिड साउंड क्यों कर रहा है रुद्र? सब ठीक है, मेरी बेटी ठीक है? अर्थ को मिनी हार्ट अटैक देते हुए रुद्रांश बोला, मैं नेत्रा के बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकता, तो अभी के अभी मेंशन आ। अब अर्थ के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वो खुद पैनिक करते हुए बोला, रुद्र मुझे टेंशन हो रही है, मेरी बच्ची ठीक है ना? दूसरी तरफ से रुद्रांश अर्थ को पूरी बात बताने लगा। वो बात ये है कि अंडस को। जब अर्थ ने रुद्रांश की बात सुनी उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई और वो अपना सिर पकड़कर बोला, एफके, ये नहीं होना चाहिए था रुद्र। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा होगा और ऐसे में वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले। रुद्र तू एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। अर्थ के साथ अभी सिद्धि को भी चिंता होने लगी थी। उसने खुद को ठीक से कवर किया और वो भी उठकर बैठी। रुद्रांश अर्थ को यकीन दिलाकर बोला, मैं इसके पास ही हूँ, तू जल्दी आ। अर्थ ने फोन कट किया और बेड पर से नीचे आकर वहां पड़े अपने कपड़े पहनने लगा। आद्या अर्थ की तरफ देखकर बोली, अर्थ क्या हुआ नेत्रा को, सब ठीक है? इस पर अर्थ आद्या पर भड़कते हुए बोला, तुम्हें मेरी बच्ची की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी चिंता करने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है। अर्थ ने अपना फोन और कार की चाबी उठाई और वहां से निकला। उसे जाते हुए देखकर आद्या अपनी रुआसी आवाज में बोली, आप मुझे मेरी एक गलती के लिए कब तक सुनाएंगे और कब तक ऐसी सजा देंगे अर्थ? पर अभी के लिए मुझे नेत्रा की चिंता हो रही है। हे भगवान उस छोटी सी जान को ठीक रखना, उसने सच में बहुत कुछ गलत फेस किया है, अभी उसके साथ फिर से कुछ गलत मत होने देना आप। दूसरी तरफ कमलेश अभी सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था और वो माया उसे अपने गंदे लुक्स दे रही थी। कमलेश की नज़र सिर्फ माया पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो अपनी नज़रों से ही उसे खा रहा हो। माया कमलेश की तरफ देखकर बोली, तुमने कहा कि कोई आने वाला है पर अब तक कोई नहीं आया कमलेश। कमलेश अपनी जगह पर से उठकर माया के पास आकर बैठते हुए बोला, सब्र करो माया, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है पर तुम्हारे इस सब्र का फल जहरीला होगा। ये सुनकर माया ने कंफ्यूजन में पूछा, जहरीला? क्या तुम कोई सांप लेकर आ रहे हो उस नेत्रा के लिए? अचानक से कमलेश के होठों पर शातिर मुस्कान आई और वो बोला, सांप नहीं बेबी, पर ये वो अजगर होगा जो उसको पूरी तरह से निगल जाएगा। माया उसे देखकर बोली, फिर तो मुझे भी मिलना है उस अजगर से। माया उससे बात कर ही रही थी कि तभी वहां कमलेश का आदमी आया और बोला, बॉस वो आ गया है। कमलेश उससे बोला, भेज दो। कमलेश माया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें उस अजगर से मिलना था तो गेट रेडी माया, और ध्यान रखना कि कहीं तुम उसकी शिकार ना हो जाओ, क्योंकि औरतों को देखकर वो अपना आपा खो देता है। माया उसे अपनी गंदी सी शक्ल दिखाकर बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे सबको काबू में करना आता है, तो उस अजगर को काबू में करके उसे भी शांत करवा दूंगी। एंजल्स वर्ल्ड हॉस्पिटल। इस वक्त अध्यम वही बैठा था, क्योंकि डॉक्टर ने 1 घंटा कहा था पर अभी तक उस लड़की को होश नहीं आया।
अब तक तो अध्यम खुद भी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और उस पर जब से उसे वो लॉकेट मिला था उसके अंदर एक बदले की आग सी धधक रही थी। तभी वहां एक सिस्टर आई और अध्यम से बोली, सर उस लड़की को होश आ चुका है। ये सुनते ही अध्यम रूम में आया और बेड पर लेटी उस लड़की को अपनी नफरत भरी नजरों से देखकर बोला, कैसा लग रहा है तुम्हें? आई होप बहुत अच्छा फील हो रहा होगा अपनी फ्रेंड को अपने रास्ते से हटाकर, मिस कनिष्का वालिया। कनिष्का ने जब अध्यम के मुंह से अपना नाम सुना वो कुछ पलों के लिए शॉक्ड हुई और फिर अपने शौक से बाहर आकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? अध्यम उसके पास आया और उसके जबड़े को पकड़कर बोला, मुझे तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली पता चल चुकी है, वो भी इस लॉकेट से। अभी उस रूम में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था जो अध्यम को रोक सके। जब कनिष्का ने उस लॉकेट को देखा उसकी आंखों में नमी सी तैर गई और वो बोली, ये लॉकेट तो मेरा है, ये आपको कहाँ से मिला? कनिष्का ने अपने गले में चेक किया जहां वो लॉकेट नहीं था और फिर घबरा कर सोचने लगी, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी थी मेरे पास, इस लॉकेट को मैं ऐसे ही नहीं गंवा सकती। उसके कानों में अध्यम की आवाज गूंजी, जब जिसको जो चीज मिलनी होती है वो मिल जाती है, पर तुम ये सोचो कि तुम अब खुद को कैसे बचाओगी? अध्यम की बात ना तो कनिष्का के समझ आ रही थी और ना ही वो उसके चेहरे को पढ़ पा रही थी। कनिष्का अपनी मासूमियत में अध्यम से बोली, आपकी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही है और आप अंडरस्को। अध्यम उसकी बात रोकते हुए अपनी ऊंची आवाज में बोला, अध्यम रायचंद। अध्यम का नाम सुनकर ही उसकी आंखें शौक से बाहर आई और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को अध्यम। अध्यम किसी भूखे शेर की तरह उसे अपनी नजरों से देखकर बोला, हाँ मैं ही हूँ अध्यम रायचंद, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अनिशा से प्यार करता था और तुम अपनी फ्रेंड से जलती थी, जिस वजह से तुमने उसे अपने रास्ते से ही हटा दिया, उसका खून कर दिया। कनिष्का अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोली, नहीं ये सब झूठ है, मैंने अनिशा को नहीं मारा, वो खुद मुझे मारना चाहती थी अंडरस्को आ। अचानक से कनिष्का के नाजुक से गाल पर अध्यम का थप्पड़ पड़ा जिससे उसकी चीख निकली और अध्यम उसके बालों को पकड़कर अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे झूठी कहानी सुनाओगी और मैं अपनी आंखों को बंद करके उस पर यकीन करूंगा? तुम मुझे जानती नहीं हो, पर अब जान जाओगी, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा मिस कनिष्का वालिया, जस्ट वेट एंड वॉच। अध्यम ने झटके से कनिष्का के बाल छोड़े जिससे कनिष्का को तकलीफ होने लगी और उसकी तरफ ध्यान दिए बिना ही अध्यम वहां से चला गया। अध्यम के जाते ही कनिष्का अपने दर्द से फटते हुए सिर को पकड़कर रोते हुए बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं अध्यम, और आपको अनिशा का सच पता नहीं है। वो आपको सिर्फ आपके फेम और पैसों के लिए यूज कर रही थी और जब मुझे ये बात पता चली तभी अंडरस्को आर मेंशन अर्थ ने नेत्रा को पकड़ रखा था जो उसकी गोद में सिमट कर बैठी थी। नेत्रा की आंखों से बहते आंसू अर्थ के शर्ट को भीगा रहे थे पर अर्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्थ नेत्रा के बालों को चूम कर बोला, बेबी घर चले। नेत्रा ने बस अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं। ये सुनकर वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अर्थ नेत्रा की बात में हामी भरकर बोला, ओके रुद्रांश एक काम कर, घर पर माँ को बता दे कि हम दोनों आज यही रुक रहे हैं, अगर उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया तो उन्हें चिंता होने लगेगी। रुद्रांश नेत्रा को देखकर अर्थ से बोला, ठीक है अर्थ, तू नेत्रा को मेरे रूम में सुला दे। अर्थ ने नेत्रा को उठाया और ऊपर रुद्रांश के रूम की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ कमलेश के घर, वहां एक खूंखार सा दिखने वाला शख्स आया जिसे देखकर तो एक पल के लिए माया भी डर गई। वही वो शख्स कमलेश की तरफ देखकर बोला, सिन्हा। कमलेश अपनी जगह पर से उठा और उसकी तरफ बढ़कर उससे अपना हाथ मिलाते हुए बोला, फाइनली यू आर हियर राका। राका अपनी डरावनी सी आवाज में बोला, हाँ तुमने बुलाया तो आना ही पड़ा, क्या काम है और ये कौन है? उसकी नजरें अभी माया पर ही टिकी थी और कमलेश ने जब राका की नजरों का पीछा किया उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई। राका माया के दूसरी साइड आकर बैठा और कमलेश से बोला, हाँ बोलो कि क्या दिक्कत है तुम्हें जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? कमलेश अपने गुस्से में पागल होकर बोला, एक लड़की है जिसे इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना है। राका ने अपनी आंखों को सिकुड़ कर पूछा, कौन है वो? कमलेश अपनी मुट्ठियों को बंद करके बोला, नेत्रा रायचंद।
राजवीर रायचंद की बेटी और माफिया किंग अर्थ रायचंद की बहन। उनका नाम सुनकर राका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो खुद भी गुस्से से आग बबूला होकर बोला, राजवीर और अर्थ, इनसे तो मुझे भी अपना काफी पुराना हिसाब चुकता करना है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम भी जानते हो कि राका बिना किसी मतलब के कुछ नहीं करता। कमलेश अपना सिर हिलाकर बोला, जो तुम चाहो। राका अपनी गंदी और हवस भरी नजरों से माया को देखकर बोला, मेरी नजर तो इस खूबसूरत बला पर है। कमलेश माया की तरफ देखकर ही राका से बोला, ठीक है, आज से ये तुम्हारी हुई। ये सुनकर माया शॉक्ड हो गई, पर कमलेश उसे समझाकर बोला, माया, तुम उस लड़की से अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए ये करना होगा। वैसे भी तुम्हारे लिए ये कौन सी नई और नामुमकिन बात होगी। आर मैंशन। रात के करीबन 12:30 हो रहे थे और इस वक्त अर्थ और रुद्रांश के रूम में बैठे थे, जहां नेत्रा बेड पर सोई थी। वही अर्थ नेत्रा के राइट साइड तो रुद्रांश नेत्रा के लेफ्ट साइड बैठा था। अर्थ सोती हुई नेत्रा के बालों को सहलाकर बोला, इसने कुछ खाया था क्या? रुद्रांश नेत्रा को देखकर बोला, हाँ, मैंने सूप पिला दिया था इसे। देख, इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा हम मुझे लगता है कि ये और बढ़ेगा। अर्थ नेत्रा की सूजी हुई आंखों को देखकर बोला, अगर इतना रोएगी तो यही होगा। अर्थ चिंता के मारे अपने सिर को पकड़ के बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। रुद्र, मतलब जब ये ठीक होती है कोई ना कोई ऐसी बात आगे आती है कि मेरी बच्ची फिर से उसके डिप्रेशन में जाने लगती है। ऐसा ही रहा तो मैं कैसे इसे इन सब से बाहर निकालूंगा? रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, सुन, ये माहौल इसके लिए ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए इसे कहीं लेकर जा, जिससे इसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और ये थोड़ा घूमकर भी आएगी। अर्थ रुद्रांश की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? रुद्रांश अपनी आंखों को घुमाकर बोला, क्योंकि तू है और मैं तेरे से कहीं ज्यादा तेज दिमाग दौड़ता है मेरा, तभी आज नंबर 1 पर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ले जा इसे कहीं वेकेशन पर। अर्थ ने एक नज़र नेत्रा की तरफ देखा और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, मैं अकेले नहीं जा रहा, तू भी चलेगा। और कल होलिका दहन है और परसों की होली, इसकी पहली होली होगी हमारे साथ, जिसे मुझे स्पेशल बनाना है। तो होली के बाद डिसाइड करते हैं कि कब जाना है और कहाँ जाना है। अर्थ की बात सुनकर रुद्रांश के दिमाग में कुछ आया और वो बोला, वैसे इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है मेरे दिमाग में। अर्थ ने अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाकर पूछा, कौन सी? रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर बोला, वही। रुद्रांश के वही का मतलब समझकर अर्थ बोला, ओह ठीक है, सोचते हैं उसके बारे में, अभी तू जाकर सो जा। रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा और बोला, हम। रुद्रांश ने धीरे से नेत्रा के माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही अर्थ नेत्रा को अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश करता रहा, पर नींद उसकी आंखों से जैसे गायब ही हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल अपना घर बना रहे थे, जिसके जवाब वो खुद नहीं जानता था और न उसे कुछ भी आइडिया था। कमलेश के घर में अभी कमलेश उसके घर में मौजूद बार में विस्की के मजे लेते हुए बैठा था। तभी राका वहां आया और उसके आगे मौजूद चेयर पर बैठते हुए बोला, मेरे लिए भी। कमलेश राका के लिए ग्लास में विस्की निकालते हुए बोला, क्यों, उस माया के मोहमाया से तुम्हारा दिल नहीं भरा? राका उस भरे हुए ग्लास को पकड़कर बोला, वो दिल भरने वाली चीज ही नहीं है सिन्हा। वैसे कहाँ से पकड़ कर लाए तुम उस बला को? इस पर कमलेश अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, वो बला मेरी ही पालतू है और उसने बरसों पहले राजवीर रायचंद की जिंदगी में जो आग लगाई थी, उसका धुआं अभी तक निकल रहा है और ना जाने कब वो धुआं आग का रूप ले ले। मुझे बस उस धुएं को आग बनते देखना है, पर सबसे पहले वो लड़की नेत्रा, उसकी लाश मुझे अपने आगे चाहिए। अचानक से कमलेश के चेहरे के सारे भाव ही बदल गए और वो गुस्से में हौंफते हुए बोला, उसकी ही वजह से आज मैंने अपना एक लौता बेटा खो दिया। उसकी वजह से ही राजवीर ने मेरे अखिल पर गोली चला दी और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मुझे हर कीमत पर उस लड़की की लाश देखनी है। राका ने कमलेश की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? जरा मैं भी तो देखूं कि वो दिखती कैसी है। अगर बला की खूबसूरत हुई तो मेरा दिल बहलाने के बाद ही मैं उसे मौत का तोहफा दूंगा। कमलेश ने अपना फोन निकाला और उसमें थोड़ी देर पहले आई नेत्रा की फोटो राका को दिखाकर बोला, ये रही नेत्रा रायचंद।
नेत्रा को देखते ही राका का गला सूखने लगा और अभी फिर एक बार उसकी आंखों में हवस नजर आने लगी। राका उसके ग्लास में मौजूद विस्की को एक ही घूंट में अपने गले से नीचे उतारते हुए बोला, FK, ये तो उस माया से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। मैंने आज तक जितनी भी लड़कियां, औरतें देखी, उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे यही लगी। लगता है मुझे बहुत जल्द इस खूबसूरत हीरे से मिलना ही पड़ेगा। कमलेश अपनी नफरत भरी आंखों से नेत्रा की फोटो को देखकर बोला, माना कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर उसकी खूबसूरती के आगे अपना मकसद मत भूलना। मैंने इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, इसकी खूबसूरत का कायल होने के लिए नहीं। राका उसके खाली ग्लास को विस्की से भरते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते क्या सिन्हा? खूबसूरत चीजें मेरे दिल को भा जाती हैं, और ये तो वो है जो अपने छूने से ही किसी नॉर्मल सी चीज को भी अपनी तरह सुंदर बना दे। कमलेश फ्रस्ट्रेशन में बोला, मुझे ये कुछ भी नहीं पता राका। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम इसे मार पाओगे या फिर ये काम तुमसे नहीं होगा। राका उसके ग्लास पर अपना अंगूठा घुमाकर बोला, दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो राका से नहीं हो पाएगा। कल होलिका दहन है और परसों होली। जितना मुझे पता है, परसों राजवीर रायचंद के यहाँ मुंबई की सबसे बड़ी होली पार्टी होगी जो हर साल होती है, और यही वो मौका है जब मैं उस लड़की को वहां से उठा सकता हूँ। पर अंडस को। कमलेश की आंखें सिकुड़ गई। पर क्या? राका कमलेश की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, तुम भी ये बात जानते हो कि रायचंद के यहाँ जितनी भी पार्टीज या फंक्शन होते हैं उनमें हर किसी को एंट्री नहीं मिलती। अगर वहां जाना है तो उसके लिए स्पेशल एंट्री पासेस होते हैं, जिसके बाद ही वहां जा सकते हैं। अभी परसों के होली पार्टी के लिए भी पास होगी और मुझे वो पास तुम लाकर दोगे। एक बार मुझे वो पास लाकर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। कमलेश अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम्हें पास मिल जाएगी, पर मेरा काम होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बर्बाद करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। राका अपनी ऊबी हुई शक्ल बनाकर बोला, थोड़ा तो यकीन रखो, जब मैंने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा तो हो जाएगा। राका ऐसे ही किसी को खाली कमिटमेंट नहीं देता। हॉस्पिटल में कनिष्का इस वक्त हॉस्पिटल रूम में आराम कर रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वही अध्यम के दिल में एक आग सी जल रही थी। अध्यम ने रूम में झांका और देखा कि कनिष्का गहरी नींद में सो रही है, पर उसका चेहरा अभी भी पीला और मुरझाया हुआ सा लग रहा था। उसे ऐसे देखकर अध्यम के दिल में कुछ दर्द तो उमड़ रहा था, पर उसके दिमाग ने उसके दिल को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा था और उसे अपने बदले के आगे अभी कुछ भी दिख नहीं रहा था। अध्यम के अंदर दिल और दिमाग की लड़ाई चलने लगी थी, और हमेशा की तरह वो अपने दिमाग के हाथों मजबूर होकर अपनी नफरत में अंधा सा हो गया। अध्यम ने देखा कनिष्का सोई थी, पर उसे वो आराम से सोती हुई कनिष्का अच्छी नहीं लगी। अध्यम रूम में आया और कुछ पलों के लिए आराम से सोती हुई कनिष्का की तरफ देखता ही रहा। उसकी वो मासूम सी शक्ल अध्यम के पत्थर जैसे दिल को पिघलने पर मजबूर कर रही थी, पर उसने भी जैसे अपना मन बना लिया था कि वो उसकी भोली सी शक्ल देखकर नहीं पिघलेगा। अध्यम अपने जज्बातों पर काबू रखकर अपनी नफरत भरी आवाज में बोला, किसी की नींद उड़ाकर कोई इतने चैन से कैसे सो सकता है? इस लड़की ने मुझसे मेरी अनिशा को दूर किया, मैं इससे इसकी सारी खुशियां ही दूर कर दूंगा। अध्यम कनिष्का की तरफ देखकर बोला, मिस कनिष्का वालिया, अब से आप जलोगी मेरी नफरत की आग में, और मैंने आपको इसमें जलाकर राख न बना दिया तो मैं भी अध्यम रायचंद नहीं। कनिष्का सोई थी तो उसके बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसके रूम में अध्यम है और उसके दिमाग में अभी क्या शैतानी चल रहा है। अध्यम धीरे धीरे कनिष्का की तरफ आया और उसे बहुत गौर से देखने लगा। अचानक से उसकी नज़र कनिष्का के लुज हॉस्पिटल गाउन से दिखते क्लीवेज पर पड़ी और उसने वहां ऐसा कुछ देख लिया जिसे देखकर वो एक पल के लिए शॉक्ड हुआ। अध्यम शौक के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद से ही बोला, इसके क्लीवेज पर ये मार्क, सेम ऐसा ही मार्क मेरी कनू के क्लीवेज पर था, पर वो अभी मेरे पास नहीं है। कहीं ये तो कनू अंडस्को नहीं? नहीं अध्यम, तो क्या पागलों जैसी बातें सोच रहा है? ये मेरी कनू नहीं हो सकती, और वैसे भी वो ऑफन थी, और ये मिस कनिष्का वालिया है जिसने मेरी अनिशा को मुझसे दूर किया है। मेरी कनू और इसका दूर दूर तक कहीं मेल नहीं हो सकता। एक तरफ अध्यम का दिल उससे कुछ और ही बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग उस पर हावी हो रहा था। उस पर वो था ही सनकी, रुड और हार्टलेस ऑफिसर, तो ऐसे में उसके दिल से ज्यादा दिमाग एक्टिव रहता था।
अभी उसके दिमाग में भी काफी शैतानी प्लान चल रहे थे कि अचानक से उसका ध्यान टेबल पर रखे पानी से भरे जग की तरफ पड़ा और अध्यम उस जग को एकटक देखने लगा। अचानक से उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आई, जो अगले ही पल शैतानी मुस्कान में बदली। अध्यम ने धीरे से उस पानी से भरे जग को वहां से उठाया और पलक झपकते ही उसका सारा पानी कनिष्का के मुंह पर उड़ेल दिया। कनिष्का आराम से सोई हुई थी, पर जैसे ही अध्यम ने उसके मुंह पर वो ठंडा पानी फेंका, पानी के गिरते ही कनिष्का हड़बड़ा कर उठी। पानी से वो पूरा बेड गीला हो चुका था और कनिष्का के सिर पर बंधी पट्टी भी भीग चुकी थी। कनिष्का के दूध से गोरे चेहरे पर पानी की बूंदें जैसे चमक रही थी और उसकी चॉकलेट ब्राउन आंखें सिर्फ अध्यम की नीली आंखों को देख रही थी। कनिष्का के चेहरे पर पानी जमा हुआ था, तो कनिष्का अपने चेहरे पर हाथ फेरकर उसके चेहरे से पानी झटकते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है अंडस्को। अचानक से अध्यम ने कनिष्का के जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया और इस वजह से कनिष्का की प्यारी सी आंखों में नमी तैर गई। अध्यम ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे उसे अजीब सा लगने लगा, पर वो अपने इस एहसास को साइड में रखते हुए कनिष्का के चेहरे की तरफ झुककर अपनी सर्द भयानक आवाज में बोला, मैंने अब तक कोई बदतमीजी की ही कहाँ है। जिस दिन मैं बदतमीजी करने पर आ गया उस दिन आपको इसका सही मतलब पता चल जाएगा। अध्यम की पकड़ से कनिष्का को तकलीफ होने लगी थी, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनिशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी अंडस्को। कनिष्का की इस बात ने अध्यम को और गुस्सा दिला दिया और वो गुस्से में अपने दांत पीस कर बोला, आप अपनी इस गंदी जुबान से उसका नाम लेना भी नहीं, वरना मैं यही इसी रूम में आपको जिंदा गाड़ दूंगा। वैसे भी मेरा चैन छीन कर देखो कैसे सुकून से सो रही थी आप, पर ये सुकून मुझे आपके इस खूबसूरत चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अध्यम की इतनी रुड आवाज सुनकर कनिष्का को बहुत हर्ट हो रहा था और वो अध्यम की पकड़ को अपने जबड़े पर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, आप मेरे साथ सब गलत कर रहे हैं अध्यम, आपको जब सच पता चलेगा आप बहुत पछताएंगे। अचानक से अध्यम हंसने लगा और उसकी हंसी सुनकर कनिष्का के दिल में जो डर बैठा था वो और भी बढ़ने लगा। अध्यम कनिष्का के गालों पर अपनी उंगलियां फेरकर बोला, मैं और आपको दर्द देकर पछताऊं? ये नामुमकिन है, क्योंकि इससे मुझे और मेरे दिल को जो सुकून मिलेगा वो शायद दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे पाएगी। मैं आपको इतना तड़पाऊंगा कि आप खुद मुझसे तंग आकर मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगोगी, मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगी, पर मैं सिर्फ बैठकर चुपचाप सारा तमाशा देखूंगा। आपको तड़पते हुए देखकर मुझे खुशी होगी। मैं आपकी जिंदगी पर लगा वो ग्रहण हूँ जो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा मिस वालिया। अध्यम की इस बात ने कनिष्का के दिल में कुछ तो तोड़ा था, शायद ये उस मासूम का दिल ही था जो अध्यम तोड़ रहा था। अभी कनिष्का ठंड की वजह से कांपने लगी और उसके होंठ भी सूखने लगे थे। अध्यम ने जब कनिष्का को ठंड से ठिठुरते हुए देखा, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर फिर भी वो अपनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ कनिष्का से बोला, क्या हुआ, ठंड लग रही है बेबी को? कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी इस परेशानी को अभी दूर कर देता हूँ। अध्यम ने कनिष्का की एक बाजू पकड़ी और उसकी पकड़ कनिष्का की बाजू पर कुछ इस तरह से कसी हुई थी कि उसे तकलीफ होने लगी, यहाँ तक कि उसकी नाजुक सी बॉडी पर अध्यम के हाथ के निशान भी पड़ने लगे थे। अध्यम उस पर बिना कोई रहम दिखाए उसे अपने साथ घसीटते हुए रूम में मौजूद बाथरूम में ले आया और उसने कनिष्का को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। अध्यम ने शॉवर ऑन किया और जैसे ही शॉवर से गिरता हुआ ठंडा पानी कनिष्का की पूरी बॉडी को भिगाने लगा, उसकी पूरी बॉडी तेजी से कांपने लगी। उसका हॉस्पिटल गाउन उसकी बॉडी से उसकी दूसरी स्किन की तरह चिपकने लगा। उसके हाथ भी तेजी से कांप रहे थे और इसी वजह से कनिष्का ने अपने हाथ में अपने गाउन को भींच लिया और वहां वैसे ही किसी स्टैच्यू की तरह खड़ी रही। कनिष्का पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसका सिर अभी काफी भारी होने लगा था, उसे चक्कर आ रहे थे। अध्यम बस अपने हाथों को अपने पॉकेट में डाले वहां खड़ा था और कनिष्का को देख रहा था। कनिष्का को ऐसे देखकर उसका दिमाग खुश हो रहा था, पर उसके दिल का क्या? अध्यम धीरे से कनिष्का की तरफ आया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर उसके आगे खड़ा रहकर अपने ठंडे शैतानी भाव के साथ उसे देखकर बोला, अभी मजा आ रहा होगा ना आपको, और अभी ठंड का एहसास भी हो रहा होगा। अगर अभी भी कोई कमी है तो बता दो, हमारे पास फ्रीजर भी है और उसमें पड़ी बर्फ भी, मैं आपको उस बर्फ से भी नहला दूंगा। अभी धीरे
धीरे करके कनिष्का की बॉडी ठंड से अकड़ने लगी थी, पर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथों को अध्यम के सामने जोड़कर उसके आगे गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज इसे बंद करिए, मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। उसे अपने आगे यूं गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, पर वो कनिष्का को अपनी विनिंग वाली स्माइल दिखाकर बोला, अभी तो 5 मिनट हुए भी नहीं और आपको अभी से ठंड लगने लगी। मेरा मन तो आपको यहाँ रात भर खड़े रखने का है और आप मुझे नाराज करोगी। कनिष्का ठंड से बेहाल होकर अपनी धीमी आवाज में बोली, मैं इतनी ठंड से मर जाऊंगी अंडस्को। ये सुनते ही अध्यम के अंदर जैसी एक आग सी लगी, अब वो नफरत की थी या फिर किसी और चीज की वो खुद अध्यम भी नहीं जानता था, पर उसके चेहरे के हाव भाव इतना तो बता रहे थे कि उसे काफी गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते वो अपनी तेज नजरों से उसे देखकर बोला, कुछ नहीं होगा और आप इतनी आसानी से नहीं मारोगी। जब तक मैं पूरी तरह से आपसे अपना बदला नहीं ले लेता, आप बिल्कुल भी नहीं मर सकती। मैं मौत को आपके आस पास भी नहीं भटकने दूंगा, समझी? आपको दर्द देने का, यहाँ तक कि आपको मौत देने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, और मैं आपको इतनी भयानक मौत दूंगा कि इस बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। मुझसे मेरा यह हक कोई नहीं छीन पाएगा और ना मैं ऐसा किसी को करने दूंगा। कनिष्का की खूबसूरत पर लाल हुई आंखों से आंसू बहकर पानी में घुलने लगे, पर उसकी नजरें तो अध्यम पर टिकी हुई थी। कनिष्का अपनी ठंड से कांपती हुई आवाज में बोली, आप सच में बहुत पत्थर दिल हैं। ये सुनते ही अध्यम की आंखें गहरी होने लगी और वो खुद शॉवर के नीचे कांपती हुई कनिष्का के पास आकर बहुत धीरे से उसका गला पकड़ते हुए बोला, आपने अभी मुझे पूरी तरह से देखा कहाँ है? ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, मेरे बदले का छोटा सा ट्रेलर था, और इसकी पूरी पिक्चर मैं आपको बहुत जल्द ही दिखाऊंगा। डोंट वर अंडरस्को। अध्यम उससे बात कर ही रहा था, पर अचानक से कनिष्का उसकी बाहों में झूल गई और अध्यम ने कनिष्का को अपनी बाहों में संभाल लिया। अध्यम धीरे से कनिष्का के गालों को थपथपाकर अपनी थोड़ी टेंस आवाज में बोला, कनिष्का आंखें खोलिए, सुन रही है आप मेरी बात? मैंने कहा आंखें खोलिए। अध्यम ने जब देखा कि कनिष्का कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, वो घबरा गया और उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। अध्यम ने कनिष्का को अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम से बाहर रूम में आया। वो कनिष्का को बेड पर सुलाने ही वाला था, पर उसकी नज़र पूरी तरह से भीगे हुए बेड पर पड़ी, जिसके बाद उसने एक नज़र कनिष्का के चेहरे पर डाली, जिस पर डर और मासूमियत साफ दिख रही थी। अध्यम उसे लेकर बाहर आया और चिल्लाया, डॉक्टर। अध्यम की दमदार आवाज़ सुनते ही कुछ डॉक्टर्स वहां भागे चले आए और उनमें से एक अध्यम की तरफ देखकर अपनी डरी हुई आवाज़ में बोला, या अंडस्को ये सर। अध्यम उन्हें अपनी तेज नज़रों से घूरकर बोला, चेक हर, और मुझे ये बिल्कुल ठीक चाहिए, वरना मैं तुम्हें ठीक रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और डॉक्टर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, सर आप इन्हें रूम में लेकर चलिए। अध्यम डॉक्टर के कहे मुताबिक कनिष्का को दूसरे रूम में लेकर आया और उसने कनिष्का को बेड पर सुला दिया, पर उसकी नजरें कनिष्का के चेहरे पर से नहीं हट रही थी और न ही वो वहां से जा रहा था। अध्यम को वहां खड़ा देखकर एक नर्स घबराते हुए अध्यम से बोली, सर हमें मैम के कपड़े चेंज करने हैं, तो आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। अध्यम ने जब उसकी बात सुनी, उसने एक आखिरी बार कनिष्का की तरफ देखा और वहां से बाहर चला आया। रूम से बाहर आते ही अध्यम का फोन बजने लगा और जब उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देखा, उस पर अर्थ का नाम दिखा रहा था। भाई का फोन इस वक्त। अध्यम वहां मौजूद एक चेयर पर बैठा और अर्थ का कॉल उठाकर बोला, जी भाई। दूसरी तरफ अर्थ नेत्रा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था, पर उसका फोन चालू था और उसने अपने कानों में एयरबड्स लगाए थे, जिससे उसे अध्यम से बात करने में भी आसानी हो और वो अपना काम भी कंटिन्यू कर पाए। अर्थ ने वहां पड़े थर्मामीटर को नेत्रा की एक अंडर आर्म में रखते हुए अध्यम से पूछा, कहाँ है तू? अध्यम अपने एक हाथ को अपने चेहरे पर फेरकर बोला, भाई वो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही अर्थ परेशान हुआ और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हॉस्पिटल में? तू ठीक है अध्यम? अर्थ की चिंता देखकर अध्यम के होठों पर बिल्कुल दबी हुई मुस्कुराहट आई, जो शायद ही कोई नोटिस कर सकता था। अध्यम अर्थ की चिंता को दूर करते हुए बोला, जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको बताया था ना, लड़कियों की तस्करी हो रही है, तो मुझे अपनी टीम के साथ जाना था। अध्यम की बात सुनकर अर्थ ने अपनी सीरियस आवाज में पूछा, हाँ तो उसका क्या हुआ?
अर्थ ने नेत्रा के अंडर आर्म से वो थर्मामीटर बाहर निकाला और देखा कि उसमें 102 डिग्री दिखा रहा था, जिसे देखकर अर्थ के एक्सप्रेशन चिंता वाले हो गए। वही जब अध्यम ने अर्थ का सवाल सुना, वो भी अभी अपने ऑफिसर मोड में आकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, भाई वहां मुझे कोई स्ट्रॉन्ग क्लू तो नहीं मिले, पर हाँ वहां एक लड़की मिली जो बेहोश थी और उसके सिर पर चोट लगी थी, तो मैं उसे यहाँ लेकर आया। अध्यम के मुंह से लड़की का जिक्र सुनते ही अर्थ की भौहें तन गई और उसने नेत्रा के सिर पर रखी पट्टी बदलते हुए अध्यम से पूछा, लड़की कितनी बड़ी है? इस पर अध्यम कुछ सोचते हुए बोला, जान जितनी ही होगी। मैंने उससे उसकी एज नहीं पूछी। अच्छा भाई आप मुझे ये बताइए कि जान कहाँ है? आज उसने मुझसे बात नहीं की। अध्यम के मुंह से नेत्रा का जिक्र सुनते ही अर्थ नेत्रा के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखने लगा और फिर नेत्रा के गर्म माथे पर प्यार से किस करके अध्यम से बोला, अध्यम वो यहाँ आरआर मेंशन में हूँ और मैं भी यही हूँ। अर्थ की इस बात ने अध्यम को पहले कंफ्यूज किया और जब उसने अर्थ की बात पर गौर किया, उसने अपनी चिंता जताते हुए पूछा, रुद्र भाई के घर पर आप वहाँ क्या कर रहे हो? और जान अंडस्को अध्यम और अर्थ का फोन कॉल कंटिन्यू अंडस्को अध्यम की बात सुनकर अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, अध्यम बात ये हुई कि अंडस्को। अर्थ ने अध्यम को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर अध्यम पूरी तरह से शॉक्ड हुआ और थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, भाई वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो गिल्ट में माँ से मिलना कैसे छोड़ सकती हैं? अर्थ सोती हुई नेत्रा की तरफ बहुत गौर से देखकर बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अध्यम कि मैं क्या करूं और कैसे इसे संभालूं। जितना मैं इसे इन सब से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, ये उतना और ज्यादा उसमें घुसती चली जाती हैं। अर्थ की बात सुनकर तो अध्यम को भी काफी तकलीफ हो रही थी, पर वो अपने डर और चिंता पर काबू रखते हुए बोला, भाई आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब हैं ना आपके साथ। अचानक से अर्थ की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और वो अपने भरे हुए गले से बोला, मुझे लगता था कि मैं डैड के बिना इसे संभाल लूंगा, पर मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वी विल लॉस्ट हर समडे अध्यम। जब अध्यम ने अर्थ की ऐसी आवाज सुनी, वो अर्थ को समझाते हुए बोला, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं डैड से बात करता हूँ अंडस्को। अर्थ अध्यम की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, अगर वो मेरी बात नहीं समझ रहे तो क्या तेरी समझेंगे? अध्यम अपनी सीरियस आवाज में बोला, हाँ भाई वो समझेंगे और उन्हें इस बार समझना ही होगा, क्योंकि मुझे भी पानी सिर के ऊपर से जाते दिख रहा है और मैं मेरी जान को इस बार खुद से दूर नहीं होने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अर्थ नेत्रा का टेम्परेचर देखकर अध्यम से बोला, अच्छा मैं रखता हूँ। अध्यम अपना सिर हिलाकर बोला, जी भाई। फोन रखते ही अध्यम अपनी प्लेन आवाज में खुद से ही बोला, लगता है वक्त आ गया है जान की असली पहचान भाई और जान के आगे लाने का। अध्यम कुछ सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर अंदर से बाहर आए और वहां खड़े अध्यम से बोले, अध्यम सर उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा। अध्यम ने बस अपना सिर हिला दिया और उनको कनिष्का का ध्यान रखने बोलकर वो रायचंद विला के लिए निकल गया। अगली सुबह आरआर मेंशन में इस वक्त अर्थ और नेत्रा लिविंग रूम में बैठे थे और वहां मौजूद सर्वेंट्स उनके कामों में लगे थे। तभी रुद्रांश वहां आया और नेत्रा की दूसरी तरफ बैठकर उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, कैसी है अभी मेरी छोटी सी मॉन्स्टर? रुद्रांश का सवाल सुनकर जहां नेत्रा अपनी नीली आंखों को बड़ी करके उसे ही देखने लगी, वही अर्थ बस चुपचाप बैठा था। नेत्रा अपनी आंखों को ब्लिंक करके रुद्रांश से बोली, मॉन्स्टर आप हो मैं नहीं। नेत्रा की ऐसी उदासी भरी आवाज सुनकर रुद्रांश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो अर्थ की तरफ देखकर बोला, लगता है मूड अभी भी खराब है बेटू का। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और नेत्रा के बालों पर किस करके बोला, हाँ रुद्र, डैड का कॉल आया था कि उन्हें मुझसे स्पेशली बेबी से कुछ बात करनी है, तो हमें अर्जेंटली वहां जाना है, पर ये मान नहीं रही हैं। ये सुनकर रुद्रांश की आंखें छोटी हो गई और उसने पूछा, क्यों? अर्थ ने सिर्फ अपनी आंखों से नेत्रा की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर रुद्रांश नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, बेटू क्या हो गया और आपको क्यों नहीं जाना वहां? अच्छा एक डील करते हैं, अगर आप वहां जाने के लिए रेडी हो गए तो मॉन्स्टर भी आपके साथ चलेंगे। रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा कुछ पलों के लिए उसकी तरफ देखने लगी और फिर अपना सिर ना में हिलाकर अपनी रुआसी आवाज में बोली,
मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई तो डैडा नाराज हो जाएंगे। नेत्रा की बात सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हुए और अर्थ नेत्रा के गालों को अपने हाथों में भरकर बोला, बेटा पर आपको डैड ने ही वहां बुलाया है, तो वो क्यों नाराज होंगे। अर्थ के बाद रुद्रांश भी अपनी तरफ से नेत्रा को समझाने की कोशिश करके बोला, हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं और आपके डैड तो आपके साथ रहेंगे ही ना। आप डर क्यों रहे हो बच्चा। अभी नेत्रा की नजर नीचे उसके थाइज पर थी और नेत्रा को नीचे देखता देख अर्थ ने धीरे से उसके चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में बोला, नेत्रा आप चल रहे हो। नेत्रा अभी भी चुप थी, जिसे देखकर रुद्रांश उससे बोला, डैड और मॉन्स्टर के लिए बेबी प्लीज। नेत्रा के पास अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही नेत्रा की तरफ देख रहे थे। नेत्रा बेमन अपना सिर हिलाकर बोली, हम। अर्थ ने नेत्रा के माथे पर किस किया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, थैंक यू बेबी, चलिए। इसी के साथ वो तीनों वहां से निकले। रायचंद विला। अभी महिमा, राजवीर, कियान, अध्यम और आरंभ लिविंग रूम में बैठकर अर्थ और नेत्रा का इंतजार कर रहे थे। अध्यम और आरंभ तो शांत बैठे थे, पर कियान ज्वालामुखी बन रहा था और बार बार सवाल कर रहा था, जिसे सुनकर राजवीर कियान से बोला, क्यों, रुक जाओ, उन दोनों को आने दे, फिर सब पता चल जाएगा। अभी कियान ने भी अपने सब्र की मर्यादा छोड़ी और राजवीर पर थोड़ा चिढ़कर बोला, 2 घंटे से आप यही बोल रहे हो चाचू कि सब पता चल जाएगा, पर क्या पता चल जाएगा। इससे पहले राजवीर कियान के सवाल का कोई जवाब देता, उन्हें मेन डोर से अर्थ की आवाज आई, जो रुद्रांश के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या पता चलने वाला है। नेत्रा अर्थ की बाहों में थी और जब उन्होंने अर्थ को देखा वो सब चौकन्ने हो गए। अर्थ ने नेत्रा को सोफे पर बिठाया और नेत्रा के वहां बैठते ही महिमा नेत्रा के पास आई और उसने नेत्रा को अपने गले से लगाया। नेत्रा खुद भी महिमा को हक करने ही वाली थी, पर उसके दिमाग में कल वाली बात आई और उसने अपने आप को रोक लिया। महिमा नेत्रा के माथे को चूमकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, नेत्रा कैसी हो आप, और आपको कल फीवर था पर आपके डैड ने हमें कुछ भी नहीं बताया। महिमा की बात सुनकर नेत्रा ने एक नजर अर्थ पर डाली, जो अभी सिर्फ नेत्रा को ही देख रहा था। नेत्रा वापस से महिमा की तरफ देखकर उसे अपनी हल्की सी स्माइल देकर बोली, मम अंडरस्को, मैं ठीक हूँ मम अंडरस्को। नेत्रा के मुंह से महिमा के लिए मम्मा बस निकलने ही वाला था, पर नेत्रा को जब इस बात का एहसास हुआ उसने झट से अपनी जुबान पर ताला लगाया और अपने मन में सोचने लगी, मैं इन्हें मम्मा कैसे बोलूं, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है। जहां नेत्रा ने खुद को महिमा को मम्मा कहने से रोका था, वही नेत्रा को ऐसे अचानक से चुप देखकर वो सब नेत्रा को ही देखने लगे थे। कियान ने नेत्रा की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, आप अभी चाची को मम्मा बुलाते बुलाते क्यों रुक गए। अभी सबको भी नेत्रा से इस बात का जवाब चाहिए था, हालांकि उन्हें हल्का सा अंदाजा तो था, पर उन्हें ये सब नेत्रा के मुंह से सुनना था। अभी महिमा भी बस नेत्रा को ही देख रही थी। वही नेत्रा अपनी आंसुओं से डबडबाई हुए आंखों से कियान को देखकर बोली, कुछ नहीं, और वैसे भी ये मेरा हक नहीं है भैया। जब महिमा ने नेत्रा की ये बात सुनी, वो नेत्रा के गालों को पकड़कर अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, आप ये क्या बोल रहे हो बेटा, किसने कहा कि आप मुझे मम्मा नहीं बुला सकते, मैं आपकी मम्मा हूँ अंडरस्को। अचानक से नेत्रा बुरी तरह से रोते हुए बोली, नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप मेरी रियल मम्मा नहीं अंडरस्को। अगले ही पल राजवीर की तेज और दमदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी, माही आपकी रियल मम्मा है प्रिंसेस, आप मेरी और माही की बेटी हो, उस औरत की नहीं। जब उन चारों, अर्थ, कियान, रुद्रांश और नेत्रा, ने राजवीर की ये बात सुनी, उनका उनके कानों पर विश्वास नहीं हुआ और अर्थ राजवीर की कही हुई बात को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं डैड। इस बार राजवीर ने नहीं, अध्यम ने अर्थ को उसके सवाल का जवाब दिया, भाई डैड सच बोल रहे हैं, नेत्रा हमारी बहन है, ये हमारी सगी बहन है। जहां वो तीनों, अर्थ, कियान और रुद्रांश, अभी भी शॉक्ड में थे, वही नेत्रा के दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे और वो पूरी तरह से ब्लैंक होकर बोली, मैं मम्मा और डैडा की बेटी हूँ, पर ये कैसे हो सकता है, मेरी मॉम तो माया सेन है। नेत्रा की आवाज से ही लग रहा था कि वो अभी किस सिचुएशन में होगी। वैसे भी अभी सब उलझे हुए थे, तो उन्हें पहले खुद को सुलझाना था, तभी जाकर वो उलझी हुई नेत्रा को सुलझा सकते थे।
राजवीर धीरे धीरे करके नेत्रा की तरफ आया और उसे नेत्रा के पास आते हुए देखकर महिमा वहां से उठकर अर्थ के पास आकर खड़ी हुई। राजवीर नेत्रा के पास आया और उसके नाजुक से गालों को अपने हाथों में भरकर अपनी सॉफ्ट पर गिल्ट भरी आवाज में बोला, वो आपकी मॉम नहीं है बेबी। उस औरत ने हॉस्पिटल से जान बूझकर मेरा स्पर्म और माही का एग चुराया था और फिर हमारे बेबी मतलब आपको अपने पेट में रखा। आपको भले ही पैदा उसने किया पर आप हमारे बेबी हो। नेत्रा के आगे ये एक बहुत बड़ा राज खुल गया था जिससे वो गहरे सदमे में थी। नेत्रा बस अपनी पलकें झपकाकर राजवीर के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। वही जब उन तीनों ने राजवीर की ये बात सुनी, वो पहले एक दूसरे की तरफ, फिर राजवीर, महिमा, अध्यम, आरंभ की तरफ और सबसे लास्ट में वहां चुपचाप बैठी नेत्रा की तरफ देखने लगे। अर्थ और रुद्रांश को नेत्रा की आंखों में बहुत से सवाल दिख रहे थे, जिसके चलते अर्थ अपना सब्र खोते हुए राजवीर से बोला, डैड, आप हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोई स्टोरी सुना रहे हो? अर्थ की इस बात से रुद्रांश और कियान भी सहमत थे। वही नेत्रा तो बस राजवीर की नीली आंखों में देख रही थी, जो सेम उसकी तरह ही थी, या ये कहे कि उसकी आंखें राजवीर जैसी थी। अर्थ की बात सुनकर महिमा अर्थ को समझाते हुए बोली, अर्थ, वीर कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, ये सच है। तुम सब जानते हो कि वीर को पहले से ही बेटी चाहिए थी और आरू के होने के बाद डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि मेरे कंसीव करने के चांसेस कम हैं, तो हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट सोचा, पर बाद में हमें पता चला कि किसी ने वो गायब कर दिया, जिसे सुनकर हम दोनों ही पूरी तरह से शॉक थे। अभी तो अध्यम, आरंभ और महिमा को छोड़कर उन सबके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई थी। वही राजवीर उन लोगों की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, मैंने अपनी तरफ से पता लगाने की पूरी कोशिश की पर मुझे पता नहीं चला। अभी कुछ महीनों पहले मुझे माया का कॉल आया था और उसने मुझे प्रिंसेस के बारे में बताया। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने मुझे नेत्रा की फोटो दिखाई मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि उनकी नेत्रा की आंखें, यहाँ तक कि उसकी स्माइल पूरी मेरी तरह ही हैं। अभी सब नेत्रा को देखने लगे, वही नेत्रा की नजर सिर्फ राजवीर पर टिकी हुई थी। कियान नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर राजवीर से बोला, हाँ, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम इसे देखा मैं खुद शॉक था चाचू। जहाँ सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे थे, वही रुद्रांश राजवीर को घूरकर उस पर भड़कते हुए बोला, अगर आपको पता था कि ये आपकी बेटी है, उस औरत की नहीं, तो फिर आप इसके साथ ऐसे दुश्मनों जैसे बिहेव क्यों करते आ रहे हो मिस्टर रायचंद? आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भी नहीं है जो आप अपनी खुद की औलाद को ऐसे मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो? अभी रुद्रांश उसके रौद्र रूप में आ चुका था और जब वो उसके रौद्र रूप में आता, उसे रोकने की, उसे शांत करने की ताकत, हिम्मत सिर्फ अर्थ में होती थी, पर आज अर्थ खुद भी गुस्से से वोल्केनो बन चुका था। रुद्रांश ने एक नज़र नेत्रा पर डाली, जो वहां गुम होकर बैठी थी, और उसे ऐसे देखकर रुद्रांश का दिल उसे कचोटने लगा था और यही गुस्सा बनकर राजवीर पर बरस रहा था। रुद्रांश फिर से राजवीर पर भड़कते हुए बोला, जब आपको नेत्रा के बारे में पता चला और जब वो खुद आपको ढूंढते हुए वहां से मुंबई आई, क्या तब इसके डैड होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं था कि आप इसे एक्सेप्ट करें और वो प्यार दे जो इसे नहीं मिला, जिस पर इस बच्ची का पूरा हक है? आपने पूरे 2 महीनों तक इसे खुद से दूर क्यों रखा? जैसे ही रुद्रांश का सवाल राजवीर के कान पर पड़ा, वो अपनी ब्लैंक आवाज में बोला, कमलेश सिन्हा की वजह से। राजवीर के मुंह से कमलेश का जिक्र सुनकर अर्थ और रुद्रांश की भौहें चढ़ गई और अर्थ ने अपनी प्लेन आवाज में पूछा, उनकी वजह से? पर उनका नेत्रा से क्या कनेक्शन? अर्थ के इस सवाल पर राजवीर के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आए और साथ ही साथ उसकी मुठियां भी कस गई। राजवीर खुद भी गुस्से में अपने दांत पीसकर उन दोनों से बोला, मुझे डाउट है कि माया उसके लिए काम करती है और ये सब उसने कमलेश के कहने पर ही किया होगा। मैं अब तक कंफर्म नहीं हूं, पर मेरी गट फीलिंग यही बोल रही है। अर्थ और रुद्रांश राजवीर की एक एक बात, उसके एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुन रहे थे, पर नेत्रा का ध्यान कहीं और ही था। राजवीर अर्थ की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, उसे मेरी पोजीशन चाहिए थी अपने बेटे के लिए, जो मैं तुझे देना चाहता था और मैंने दे दी। शायद ये बात वो पहले से जानता था, इसीलिए उसने मुझसे अपना बदला लेने के लिए ये इतना बड़ा गेम खेला है, ताकि जब मुझे मेरी बेटी के बारे में पता चले मैं डर जाऊं और उसकी हिफाजत के लिए कमलेश की सारी बातें मानूं। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जान बूझकर खुद को नेत्रा से दूर रखा ताकि वो इसे टारगेट ना कर पाए।
राजवीर के चेहरे पर अचानक से बेबसी दिखने लगी और वो अपनी दर्द और मजबूरी में बोला, मैं जानता था अर्थ कि अगर कोई मेरी बेटी को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो है तू। इसीलिए जब तूने नेत्रा की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया मैंने तुझे रोका नहीं। अभी वो दोनों भी पूरी तरह से चुप हो गए थे और सिर्फ सोच ही रहे थे, पर आरंभ का तो कुछ और ही प्लान था। आरंभ उन तीनों, राजवीर, अर्थ और रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, जब ये सब कुछ क्लियर हो ही रहा है तो वो वाली गलतफहमी भी क्लियर करते हैं। आरंभ की बात का मतलब समझते हुए जहां राजवीर के चेहरे का रंग उड़ सा गया था, वही अर्थ और रुद्रांश कंफ्यूज थे। इसी कंफ्यूजन में रुद्रांश ने आरंभ से पूछा, कौन सी? आरंभ रुद्रांश की तरफ देखकर अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में घबराकर बोला, नैना भाभी वाली। जैसे ही आरंभ के मुंह से नैना का नाम निकला, रुद्रांश की मुठियां कस गई। वही वो सब अभी रुद्रांश की तरफ ही देखने लगे, पर नेत्रा तो पूरी तरह से कंफ्यूज थी। रुद्रांश आरंभ को अपनी सर्द नजरों से घूरकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, आरंभ मुझे उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी। रुद्रांश की आवाज सुनकर आरंभ के साथ साथ कियान और अध्यम भी थोड़ा घबरा गए। नेत्रा अपनी प्यारी सी आंखों से रुद्रांश को देखकर बोली, नैना कौन है? नेत्रा के सवाल का जवाब देते हुए अध्यम नेत्रा से बोला, रुद्र भाई की वाइफ। जैसे ही अध्यम के मुंह से ये अल्फाज निकले, नेत्रा का मुंह शौक की वजह से खुला का खुला ही रह गया और साथ ही साथ उसका हाथ भी उसके मुंह पर आया। नेत्रा अभी भी अपनी शौक भरी नजरों से रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, अंडरस्कोर आपकी वाइफ, आप मैरिड हो? रुद्रांश अपनी मुट्ठी और ज्यादा कसते हुए अपनी लाल आंखों से नेत्रा को देखने लगा और अपनी गहरी आवाज में बोला, था, क्योंकि अभी मेरी बीवी और होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं है। जब नेत्रा ने ये सुना एक पल के लिए उसे नैना और उनके बेबी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर आज लाइफ में पहली बार खुद के लिए सेल्फिश होते हुए नेत्रा सोचने लगी, हो, मुझसे मेरी फैमिली ने जब इतना बड़ा सच छिपाया तो मैं इनसे क्या ही उम्मीद करूं। मुझे लग रहा था कि मॉन्स्टर मेरी फैमिली जैसे नहीं है और ना वो कोई बात मुझसे छिपाएंगे, पर मैं गलत थी। इन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। अभी मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी। सब मुझे हट करते हैं, मुझसे कुछ ना कुछ छिपाते हैं। क्यों? क्या ये लोग मुझे अपने भरोसे के लायक नहीं समझते? अभी नेत्रा के दिल में तूफानों के बवंडर चल रहे थे और उसका दिल तिल तिल टूट रहा था, क्योंकि उसके अपने उसे धोखा दे रहे थे। राजवीर आरंभ की तरफ देखकर बोला, आरू इट्स नॉट राइट टाइम। अगले ही पल अध्यम अपना सब्र खोकर बोला, तो कब आएगा राइट टाइम डैड? जब भाई आपको अपनी नजरों से पूरी तरह से नीचे उतार देंगे या फिर रुद्र भाई भाभी के मौत का बदला लेने के लिए आपके साथ ऐसा कुछ कर देंगे जिसके बाद उन्हें खुद पछतावा होगा तब? अध्यम की बात सुनकर राजवीर को चिंता हो रही थी। वही वो सब बस राजवीर को ही देख रहे थे, पर नेत्रा के चेहरे पर पूरे ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। अध्यम राजवीर की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अगर आपको इन्हें कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, मैं बताता हूँ अंडस्को। राजवीर फिर से अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं अध्यम अंडस्को। अध्यम राजवीर को अपना हाथ दिखाकर बोला, आप आज एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, आपको जान की कसम डैड। अध्यम की इस बात ने या यूं कही कि नेत्रा की कसम ने राजवीर को बांध दिया, जिसे वो नहीं तोड़ सकता था और न ही तोड़ना चाहता था। अध्यम के मुंह से निकले शब्दों ने राजवीर का मुंह तो बंद करा दिया, पर अभी उसका दिल 100 गुना तेजी से दौड़ने लगा था। आरंभ रुद्रांश और अर्थ की तरफ आया और उनसे बोला, रुद्र भाई आप दोनों कुछ भी नहीं जानते कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे उस कमलेश सिन्हा ने डैड को ट्रैप किया था। आप दोनों को आज तक लगता आया है कि डैड ने भाभी को मारा था, पर ये पूरी तरह से झूठ है। रुकिए, मेरे पास एक वीडियो है जिसे देखकर आप दोनों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आरंभ ने एक नज़र अध्यम की तरफ देखा, जिसने अपना सिर हाँ में हिलाया और आरंभ ने उसके फोन में वीडियो स्टार्ट किया और रुद्रांश, अर्थ और कियान को उसका फोन पकड़ाते हुए बोला, ये देखिए। उन तीनों ने आरंभ के फोन में चल रही उस वीडियो पर ध्यान दिया, जिसमें नैना, कमलेश और उसका बेटा अखिल था। फ्लैशबैक, नैना अखिल के आगे खड़ी थी और उसका हाथ उसके पेट पर था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उसे उसके बच्चे की चिंता ज्यादा थी। अखिल के हाथ में गन थी और कमलेश उसके पास ही खड़ा था। कमलेश डरी सहमी सी नैना की तरफ देखकर अखिल से बोला, मार दो इसे अखिल। इस पर अखिल कंफ्यूज होकर अपने कमीने बाप से बोला,
पर इसे मारने से हमारा क्या फायदा होगा डैड? कमलेश उसकी तरफ देखकर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ बोला, उसे मारने से हमारा ही बहुत बड़ा फायदा होगा। तुम ज्यादा सोचो मत और खत्म कर दो इस लड़की को। तभी कमलेश की नज़र एक तरफ पड़ी और उसे देखकर उसके चेहरे पर घटिया मुस्कान आई। वो अखिल की तरफ देखकर बोला, वो देखो तुम्हारा सौतेला भाई यही आ रहा है। पर उस बेचारे को नहीं पता कि वो यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आज वो एक ऐसी दलदल में फंसेगा जहाँ से वो चाहकर भी नहीं निकल पाएगा। तुम बस सिर्फ इस लड़की को खत्म करो और देखो सारा खेल कैसे मज़ेदार होता है। अखिल भी अपने बाप की बात सुनकर नैना की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें शौक की वजह से बाहर ही आ गई थी। नैना की नज़र अखिल के हाथ में मौजूद गन पर थी और वो बार बार अपना सिरना में हिला रही थी, पर वो उसकी बात कहाँ सुनते और जो सुनता वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं था। नैना ने राजवीर की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, पापा। जैसे ही उसके मुंह से पापा निकला, राजवीर नैना की तरफ देखने लगा, पर अगले ही पल अखिल ने नैना को गोली मार दी, जिस वजह से उसकी सांसें उसके गले में ही अटक सी गई। जब राजवीर ने ये देखा, वो भागते हुए नैना के पास आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नैना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और वो दोनों बाप बेटे वो सीन एंजॉय कर रहे थे। जब राजवीर की नज़र उन दोनों पर पड़ी, वो उन पर बौखलाते हुए बोला, क्यों किया ऐसा और क्या बिगाड़ा था इस बच्ची ने तुम्हारा? इस पर कमलेश राजवीर को अपनी शैतानी स्माइल देकर बोला, क्यों किया वो तो अभी पता चल जाएगा। इसी के साथ उसने अखिल के हाथ से वो गन ली और उसे राजवीर के हाथ में थमा दी। इससे पहले वो कुछ बोलता या करता, उन्हें वहां गाड़ी की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर राजवीर उस तरफ देखने लगा और इसी का फायदा उठाकर कमलेश अखिल को लेकर वहां से निकलकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया, जहां से उन दोनों को पूरा नज़ारा तो दिख रहा था, पर वो दोनों किसी को नहीं दिख रहे थे। वहां अर्थ आया और जैसे अर्थ ने राजवीर के हाथ में गन और नैना को जमीन पर देखा, वो बिना सोचे समझे राजवीर से बोला, ये आपने क्या किया? राजवीर ने अपने हाथ में मौजूद उस गन को देखा और अगले ही पल उस गन को नीचे फेंकते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया अर्थ। अर्थ राजवीर पर भड़क कर बोला, तो आपको यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? मुझे नहीं पता था डैड कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। राजवीर अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं अर्थ, मैंने नैना को नहीं मारा। राजवीर अर्थ से बार बार ये कहता रहा, पर अर्थ ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और नैना को वहां से लेकर चला गया। राजवीर भी अर्थ के पीछे पीछे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल चला गया। फ्लैशबैक एंड अभी राजवीर सोफे पर चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठा था और महिमा राजवीर के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी थी, पर उसका पूरा ध्यान उन तीनों अर्थ, रुद्रांश और कियान पर था। उस वीडियो ने जैसे उन तीनों की आंखें खोल दी, जिसके बाद वो तीनों गहरे सदमे में थे। नेत्रा अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी, न उसका ध्यान वीडियो पर था और न ही वहां मौजूद उन लोगों पर। उसके दिमाग में अभी कुछ उल्टे सीधे सवाल चल रहे थे, जिसके जवाब आज उसे जानने थे। वही रुद्रांश अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये क्या है और ये कैसे? अध्यम रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, यही सच है भाई, डैड ने भाभी को नहीं मारा था, उल्टा डैड उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। नैना भाभी पर गोली कमलेश के बेटे ने चलाई थी और जैसे ही कमलेश ने डैड को वहां देखा, उसने मौके का फायदा उठाकर वो गन डैड के हाथ में थमा दी और उन्हें ट्रैप किया। जब अर्थ भाई वहां पहुंचे तब तक वो दोनों वहां छिप चुके थे, जिस वजह से अर्थ भाई को वो दोनों वहां नजर नहीं आए। भाई को नजर आए तो सिर्फ डैड और खून से लथपथ नैना भाभी। उन दोनों को देखकर भाई ने समझ लिया कि डैड ने भाभी को मारा, पर ये पूरी तरह से झूठ है। नैना की मौत का असली खुलासा होने के बाद अर्थ के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और रुद्रांश खुद शॉक था। आरंभ का ध्यान नेत्रा पर पड़ा, जो पूरी तरह से ब्लैंक थी, जिसे देखकर वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, खरगोश अंडरस्कोर। नेत्रा अभी उसके सवालों में ही उलझी हुई थी, जिसकी वजह से उसने आरंभ के बुलाने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। अभी सबका ध्यान नेत्रा पर ही था और आरंभ ने नेत्रा को उसके सवालों की दुनिया से बाहर लाने के लिए धीरे से नेत्रा के कंधे को पकड़ा और उसके कंधों को हिलाकर बोला, खरगोश। अचानक से नेत्रा का ध्यान टूटा और वो अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ? आरंभ नेत्रा के गालों को अपने हाथों में लेकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आप कहाँ खो गई थी?
नेत्रा अपना सिर हिलाकर उसे अपनी बनावटी मुस्कुराहट दिखते हुए बोली, कहीं नहीं। नेत्रा ने ये बोल तो दिया था पर उसकी आवाज़ ही बता रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आवाज़ एकदम लो थी और उसमें एक दर्द सा महसूस हो रहा था। कियान नेत्रा के पास आया और उसके बालों पर किस करके बोला, आप ठीक हो स्वीट हार्ट? कियान के इस सवाल ने जैसे नेत्रा के जख्मी दिल पर नमक छिड़कने का काम किया था, जिस वजह से उसकी उदासी भरी हंसी निकल गई। अभी तो उन लोगों को और भी ज्यादा चिंता होने लगी और रुद्रांश, अर्थ और राजवीर के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। नेत्रा अपनी पूरी तरह से खाली आंखों से कियान को देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, हाँ, मुझे क्या होना है भैयू, मैं ठीक हूँ। लोग मुझसे सब कुछ छिपाकर रखेंगे, मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, फिर भी मैं ठीक हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, खिलौना हूँ ना, जो बैटरी पर चलता है और जो जैसे चाहे वैसे उसको खेल सकता है। खिलौने के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, बस वो लोगों के एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता है और मैं वही हूँ। अब जब तक मेरी वैलिडिटी रहेगी मेरे इमोशंस से लोग खेलते रहेंगे और जब वो खत्म हो जाएगी तब मुझे भूल जाएंगे। नेत्रा की इस बात ने वहां सभी के होश उड़ा दिए और रुद्रांश नेत्रा के पास आया। रुद्रांश को देखकर कियान पीछे हटा और रुद्रांश नेत्रा के गालों को पकड़कर बोला, बेटू आप ये सब क्या बोल रहे हो? रुद्रांश को देखकर नेत्रा का दिल जैसे आग में जलने लगा और वो रुद्रांश के हाथ को अपने गाल पर से हटाते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, कौन मैं? आपको पता है मॉन्स्टर डैड के बाद मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पर किया और आपने भी मुझे धोखा दिया। रुद्रांश शॉक्ड होकर बोला, कैसा धोखा? अचानक से नेत्रा के मुंह से सिसकी निकली और वो रुद्रांश को देखकर बोली, आपने मुझसे छिपाया कि आप मैरिड हो अंडरस्को। रुद्रांश नेत्रा की बात को काटकर अपनी आंखें बंद करके अपनी गहरी सांस लेकर बोला, था, पर अभी अंडरस्को। नेत्रा एकदम से वहां से उठी और उस पर अपनी आवाज ऊंची करके बोली, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर किसी बात से फर्क पड़ता है तो वो ये है कि आपने मुझे धोखा दिया है मॉन्स्टर। मैंने आपको मेरा ऐसा राज बताया जो मैंने डैड को भी नहीं बताया, और आपने क्या किया? आपने मुझसे छिपाया। नेत्रा को आज वो सब पहली बार इतना गुस्से में देख रहे थे और नेत्रा खुद इतना रो रही थी कि रोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और उसका चेहरा उबले हुए टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। नेत्रा को ऐसे देखकर तो यही लगता था कि आज उसे ना ही रुद्रांश शांत कर पाएगा और ना ही अर्थ। जैसे ही नेत्रा अपनी जगह पर से उठी वो सब भी उठ चुके थे और नेत्रा की तरफ ही देख रहे थे, जो रोने की वजह से बेहाल हो चुकी थी। रुद्रांश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे नेत्रा को शांत कराए। पर अगले ही पल नेत्रा रुद्रांश पर और ज्यादा भड़कते हुए बोली, आपको पता है मुझे लगता था कि आप अच्छे हो, पर नहीं, ये मेरी गलत फहमी थी। आप अच्छे नहीं, बहुत बुरे हो, बहुत बहुत बुरे हो। सबको मेरी इमोशन का मजाक बनाने में मजा आता है, मेरे साथ खेलने में मजा आता है। रुद्रांश अपना सिरना में हिलाकर नेत्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, ये आप क्या बोल रहे हो बेटू? नेत्रा अपनी पूरी ताकत से रुद्रांश को पीछे धक्का देते हुए बोली, डोंट कॉल मी बेटू मिस्टर रुद्रांश सिंह राजवंश। आप ये हक खो चुके हैं और अब मुझे कभी आपकी शक्ल नहीं देखनी और ना ही आपसे बात करनी है। यहाँ तक कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब तक मैं अपने डैडा के लिए तरसती आई ना, तो अब आप लोग मेरे लिए तरसो। वैसे नेत्रा के लिए रुद्रांश किसी पहाड़ से कम नहीं था, पर आज उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने रुद्रांश को पीछे धक्का दिया और रुद्रांश एक कदम पीछे हटा भी, पर उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बात पूरी करते ही नेत्रा भागते हुए ऊपर अर्थ के रूम में गई और उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। वहीं नीचे जब सबने नेत्रा को ऊपर भागते हुए देखा, अर्थ अपनी दमदार आवाज में चिल्लाया, नेत्रा रुकिए, पर नेत्रा रूम में जा चुकी थी। नेत्रा के दरवाजा बंद करने के बाद महिमा अपने सिर को पकड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, ये क्या हुआ और क्यों हुआ वीर? अभी राजवीर खुद इतना परेशान था तो वो बेचारा महिमा को क्या ही जवाब देता। उन दोनों के अलावा वो सब भी काफी परेशान हो रहे थे। अर्थ ने रुद्रांश की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में पूछा, रुद्र, तुझे कौन सा राज पता है नेत्रा का जो मुझे भी नहीं पता? बोल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।